हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8th क्लास की सोशल स्टडीज की बुक और उसके हिस्ट्री सेक्शन में से चैप्टर नंबर 15 चैलेंजेस टू कास्ट सिस्टम, मतलब जाति व्यवस्था की जो चुनौतियां थी वो कौन कौन सी थी उस टाइम पे जो प्रचलित थी। तो आप लोगों को पता होगा कि जो कास्ट सिस्टम है वो जब ऋग्वेद आए थे हुआ क्या था। सबसे पहले हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन आई। हड़प्पा सिविलाइजेशन आने के बाद जब लोगों ने इकट्ठा रहना शुरू किया, हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हो गई, उसके बाद वैदिक पीरियड शुरू हो जाता है। वैदिक पीरियड एक अर्ली वैदिक पीरियड था और एक बाद में जो आया उसे हम लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड में कोई भेदभाव नहीं था कास्ट के ऊपर, जातियों के ऊपर, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड के अंदर जाकर यहाँ पर लिखा है जब ऋग्वेद थे, ऋग्वेद पहला वेद माना जाता है, ऋग्वेद के टाइम पे कास्ट सिस्टम नहीं चल रहा था। लेकिन बाद में जो सोसाइटी है उसने कास्ट को 4 वर्णास में डिवाइड कर दिया था। जब मैं 4 वर्णास बोलती हूँ, उनकी जो डिवीजन हुई थी ओरिजिनली, भागीदारी हुई थी या बटा बांटना हुआ था उनको, वो ऑक्यूपेशन के हिसाब से हुआ था कि जो जो आप काम करते हो उस हिसाब से आप बांटे जाओगे अलग अलग वर्ग के अंदर। वो कौन से 4 वर्ग थे जिसमें सोसाइटी बांटी गई थी? एक थे ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास। पर जब राजपूत आए पिक्चर के अंदर, उस टाइम पे जो कास्ट सिस्टम था वो और ज्यादा पक्का हो गया। मतलब उस टाइम पे सोसाइटी में सिर्फ ये 4 डिविजन्स नहीं थी, आगे वर्नास के और 4 डिविजन्स और 4 डिविजन, सब कास्ट कास्ट, वो सब कुछ डिविजन्स डिविजन्स होती गई। इन 4 वर्णास में से जो ब्राह्मण्स थे उनको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी और जो शूद्रास थे उनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था, जैसे अछूत लोग होते हैं उस तरीके से। तो उस टाइम पे अलाउड नहीं था लेटर वैदिक पीरियड के अंदर जाकर, अगर हम देखें कि जो अपर कास्ट के, ऊंची जाति के जो लोग हैं वो मिक्सअप हो सके लोअर कास्ट के लोगों के साथ। उनसे, लोअर कास्ट के जो लोग थे उनसे बात करना, पानी लेना पब्लिक वेल से, एक ही जगह से पानी लेना, खाना, चलना, बैठना, उठना, वो सब बैन था। इवन उनकी मंदिरों में जो एंट्री है वो भी बैन की गई थी। और आप वेदास भी नहीं पढ़ सकते, जो रिलीजियस ग्रंथ है वो भी सब बंद किया गया था। ये माना जाता था कि उस टाइम पे जो लोअर कास्ट है, नीची जो जातियां हैं, अगर उस इंसान की जो नीची जाति से है, अगर उसकी शेडो परछाई भी किसी ऊंची जाति के इंसान पे पड़ जाती थी तो उसको बहुत मार मार के, बुरा हाल करके उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था। इसीलिए बोला जाता था कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अछूत है, अनटचेबल है। उनको नीचे जो काम होते हैं जिनको हम आज की सोसाइटी में तो ठीक मानते हैं, जैसे सफाई करना, जूते बनाना, जो मरे हुए जानवर हैं उनको हटाना, स्किन निकालना डेड एनिमल्स में से, लेदर बनाना, ये सब कामों के लिए, छोटे कामों के लिए रखा जाता था। धीरे धीरे समाज में जब बदलाव आए, लोगों को एजुकेशन सिस्टम ने रिफॉर्म दिखाई दिए, वो खुद जागरूक हुए, अखबार आने शुरू हुए, तो ये जो कास्ट को लेके रिफॉर्म है उसकी बहुत सारी मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट कर दी गई और ये माना गया कि जो अपर क्लास का जो दबाव है, दबदबा है और लोअर कास्ट, इसको बंद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इन मूवमेंट्स को लीड किया था जैसे ज्योतिबा फूले ने, हम और भी नाम पढ़ेंगे जैसे वेरिसिलिंगम ने, श्री नारायण गुरु ने, गुरु पेरियार रामास्वामी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हम पढ़ते हैं, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी ने। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे 1800 से लेकर 1899 तक, तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे, जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते थे और लोगों को क्रिश्चियनिटी में बदलना चाहते थे या जो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते थे, उन्होंने भी बच्चों की पढ़ाई के लिए, जो नीची जात के बच्चे थे उनकी पढ़ाई के लिए, जो आदिवासी लोग थे उन बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल्स खोले थे, जिसकी वजह से उनको बदलते समय के साथ पढ़ने लिखने का एक मौका मिल रहा था। अब हम बात करेंगे ज्योति जी की। ज्योति बफुले एक आदमी का नाम है, पहली बात तो ये। तो ज्योति जी महा से थे, महाराष्ट्र से थे, वो महान थे, ऐसे याद रखना। उन्होंने नीची जो जात है उनके लोगों को ऊपर उठाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर 15, चैप्टर 13 और चैप्टर 14, कुछ नाम इसमें सेम टू सेम है और तीनों चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड है। मैंने बाकी दोनों चैप्टर्स की भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप चाहें तो उन्हें जाके देख सकते हैं, जिससे आप आसानी से सारे ट्रिक्स के साथ ये नाम यूज कर सकते हैं। अब जो ज्योति जी थे वो महान थे। क्यों महान थे? क्योंकि आप ऐसे याद कर सकते हो, लोअर कास्ट के लोगों के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। उन्होंने ज्योति जी ने 3 स्कूल खोले थे लोअर कास्ट की लड़कियों के लिए पूना के अंदर। पूना के अंदर, P3 याद रखना, पूना के अंदर 3 स्कूल खोले थे। इवन इनकी जो वाइफ थी सावित्री बाई, उन्होंने, वो और ये ज्योतिबा फूले खुद जाके उन स्कूल्स में
पढ़ाई मतलब करवाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। और वो ये बोलते थे कि यार जो पूजा करते हुए ब्राह्मण, जो प्रीस्ट लोग हैं, ग्रंथी हैं, जिसे हम कहते हैं पुजारी लोग जो हैं, वो बुक्स पढ़ने के लिए या रीति रिवाज करने के लिए लोअर तर्क के जो लोग हैं, नीची जात के जो लोग हैं, उनसे बहुत सारे पैसे लेते हैं। तो इस दशा को हाईलाइट करने के लिए उन्होंने बहुत सारी स्पीचेस दी थी। उन्होंने 2 बुक्स भी पब्लिश की थी इसी चीज के बारे में बात करते हुए। उन्होंने नीची जाति के लोगों को ये बोला कि तुम जो है अपनी शादियां कराओ, तुम्हें ब्राह्मण या पुजारियों की क्या जरूरत है, वो तो इतने सारे पैसे तुम लोगों से आके लेके जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। उसके बाद ज्योति जी या आप कह सकते हैं महाराष्ट्र के महान ज्योति जी, उन्होंने सत्य बोलते बोलते, क्योंकि वो महाराष्ट्र से थे, तो उन्होंने सत्य शोधक सोसाइटी की भी स्थापना की थी 24 सितंबर 1893। अब आपने 3 चीजें याद करनी है, ज्योति जी, महान और सत्य बोलते थे। ठीक है, इससे आपको तीनों चीजें याद हो जाएंगी। और P3 मैंने आपको बताया था, वो मुझे जरूर कमेंट्स, P2 वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये P2 क्या है। अब इन्होंने जब ये सोसाइटी स्थापित की तो इसका मेन काम ये था कि समाज में जो कुरीतियां प्रचलित हैं, जो नीचे वर्ग के लोग हैं, उनको जिस तरीके से स्लेव्स के तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, जो उनकी दुर्दशा है, उसको हाईलाइट किया और उसमें रिफॉर्म लाने की उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की थी। जो गरीब किसान थे, जो कलाकार लोग थे, क्राफ्ट्समैन जो हाथ का काम करते थे, उनको बोला कि यार तुम सरकार को अपील करो कि तुम्हारे जो टैक्सेस है, जो तुमसे टैक्स लिया जा रहा है, उसको कम किया जाए। तुम तो खुद गरीब हो और तुम्हें तो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इनके इन कामों के चलते ही ज्योति जी को महा से याद रखना, महात्मा का टाइटल दिया गया था। महा और महात्मा का टाइटल दिया गया था, जो उन्होंने काम किए थे लोअर वर्ग के लोगों के लिए, लोअर कास्ट के लोगों के लिए। अब बात करते हैं वीरे से याद करना, वीरेशलिंगम। वीरेशलिंगम एक और सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने सोसाइटी में, समाज में बदलाव लाने के लिए बहुत काम किया था। इनफैक्ट जब ये छोटे थे और स्कूलिंग के लिए जाते थे, तो वहां पर जो भी रिचुअल्स होते थे, सेरेमनीज होती थी, वो उन सब के अगेंस्ट बोलते थे कि यार ये तो सोसाइटी में ये अच्छा नहीं कर रहे, ये गलत कर रहे हैं, सोसाइटी को अंधेरी गली में धकेल रहे हैं। तो इन्होंने बात की, सबसे पहली बात तो कि जो विमेन है, उन्होंने जाके देखा उनकी दशा बहुत बुरी है, कि उनको और जो मर्द हैं उनको इक्वल राइट्स देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, वीरे ने बात की अपनी बहनों की, कि बहनों को बराबर राइट देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और जो बहनें हैं वो इंटरकास्ट मैरिज कर सकती हैं, अलाउड होता है। और जो जाति प्राथी है, अनटचेबिलिटी है, उस सबको बंद करना चाहिए। ये वीरे ने बात की थी, ऐसे याद करना। इन्होंने बोला कि कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए बहुत सारे इन्होंने आर्टिकल्स किए, नाटक किए, प्लेस किए, और ये हमेशा नीचे के वर्ग के गरीब लोगों की मदद करते थे। इवन यहाँ तक कि इन्होंने चाइल्ड मैरिज, छोटी उम्र में जो बहनों की शादी हो जाती है, और विडो रीमैरिज, लड़कियों की दोबारा से शादी करने के लिए आवाज उठाई। इन्होंने पूरी जिंदगी अपनी नीचे के वर्ग के लोगों को अच्छा जीवन देने में, उनको ऊपर उठाने में अपना काम, अपना योगदान दिया। इसीलिए जो वीरे थे ये आंध्र प्रदेश से थे। आप एपी याद कर लेना, आप वीरे हैं, आप आंध्र प्रदेश से। और आपको जो टैग मिला था, जैसे ऊपर जो टैग मिला था ज्योतिबा फुले को, वो महात्मा का मिला था, हमने महाराष्ट्र से याद किया। वैसे ही वीरेशलिंगम जो है वो आंध्र प्रदेश से थे, और उनको जो टैग मिला था वो प्रॉफिट का मिला था। मतलब उन्होंने, आप ऐसे याद कर लेना। ठीक है, अब श्री नारायण गुरु, नारायण से याद रखना, नारायण कहाँ से थे, ऐसे करके केरला से थे। अब ये केरला कहाँ पड़ता है, अगर ये इंडिया, यहाँ पे केरला पड़ता है। इनका जन्म हुआ था 1856 के अंदर, और इनकी जो कास्ट थी उसका नाम था इजेवाज कास्ट, इजेवाज, इजेवाज कास्ट। ठीक है, अब जो ऊपर कास्ट के लोग थे वो इनको ये बोलते थे कि तुम्हारी जो कास्ट है उसकी वजह से तुम अछूत हो। इसी वजह से इन्होंने स्ट्रगल करनी शुरू की कास्ट जाति के खिलाफ, लोअर कास्ट के लोगों के हक में। इनफैक्ट नारायण जी ने इस 1903 के अंदर नारायण धर्मा प्रिपलाना योगम ये स्टार्ट किया था, ताकि सोसाइटी में रिफॉर्म्स किए जाए। तो आप एक योगम सोसाइटी स्टार्ट की थी इन्होंने सोसाइटी में रिफॉर्म्स करने के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद ये देखा था कि किस तरीके से अछूत तरीके से इनको ट्रीट किया जाता है। उसके अलावा इन्होंने जो कास्ट के ऊपर, जाति के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, धर्म के ऊपर जो भेदभाव होता था, उस डिस्टिंक्शन को भी खत्म करने के हक में काम किया था। अब बात करते हैं पेरियार रामास्वामी। पेरियार
रामा स्वामी जी की। अब ये रामा जी जो थे, जैसे नारायण जी मैंने आपको बताया केरला से थे, आप ऐसे याद कर सकते हो, यहाँ से नारायण जी थे, और यहाँ पे पड़ जाता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से जो थे, खास तौर पे इनका जन्म मद्रास चेन्नई में हुआ था, वो रामा जी थे, पेरियार रामा जी। अब पेरियार रामास्वामी का जन्म हुआ था 17 सितंबर 1879 को, और ये भी एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, बीच के वर्ग की जो कास्ट होती है, जो फैमिली होती है, वहां से थे। पहले ये एक संत और या आप कह सकते हैं एक सन्यासी का जीवन जी रहे थे। बाद में रामा जी ने बोला कि चलो मैं कांग्रेस में हिस्सेदारी लेता हूँ, कांग्रेस पार्टी में वो एक मेंबर बन गए। अब उन्होंने वहां जाके देखा कि जब कांग्रेस पार्टी में वो मेंबर बने, तो जो पार्टी का गठन है, जो फंक्शन हो रहा था, उसमें इस तरीके का भेदभाव था कि लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो अच्छे से तरीके से, हम ये कह सकते हैं, बैठ नहीं सकते। सिटिंग अरेंजमेंट अपर कास्ट और लोअर कास्ट का, ऊंची जाति और नीची जाति के लोगों का अलग अलग हुआ था उस टाइम पे कांग्रेस में। उन्होंने बोला कि यार ये तो नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने पार्टी को त्याग दिया कि मैं ये सब नहीं बर्दाश्त करूंगा। अब पेरियार जी जो हैं, अछूत जिसे हम बोलते हैं, अनटचेबल्स, उनके हक के लिए उन्होंने लड़ना शुरू किया, उनके राइट्स के लिए लड़ना शुरू किया। इनको ये लग रहा था कि यार ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं, इनको अछूत क्यों बोला जाता है, इनको ऐसे क्यों माना जाता है कि इनकी कोई जरूरत ही नहीं है समाज में। इनको क्यों बोला जाता है कि तुम जितने भी रिचुअल्स है, रीति रिवाज है, उसमें तुम हिस्सा नहीं ले सकते, जो हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसके हिसाब से तुम दूसरे लोगों के साथ मिलजुल के बैठ नहीं सकते, तुम पढ़ाई लिखाई में हिस्सा नहीं ले सकते। क्योंकि इन्होंने लोअर कास्ट के लोगों के लिए काम करना था, उसके लिए इन्होंने बनाया, एक इस्टेब्लिश किया, जिसे हम बोलते हैं द्रविड़ा कज़गम। द्रविड़ा कज़गम बनाया था पेरियार रामास्वामी जी ने। ठीक है, अब द्रविड़ का एरिया वो वाला आ जाता है, इसलिए उस नाम तमिलनाडु के आसपास का, तो आप याद कर सकते हो द्रविड़ा कज़गम करके। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये जो ग्रुप था, इन्होंने बोला कि लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनको रिजर्वेशंस देनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने खुद देखा कि कांग्रेस में किस तरीके से अलग बिठाया जाता है। तो वो बोले ऐसा करो, लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनको रिजर्वेशंस दो। किसके अंदर? सरकारी नौकरियों के अंदर। इन्हीं के एफर्ट्स के सदका ये देखने को मिला कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारा जो संविधान है, जिस हिसाब से हमारी सरकार चलती है, उसके अंदर सबसे पहला संविधान बनाने के बाद जो करेक्शन हुई, करेक्शन मतलब उसको चेंज किया गया, थोड़े बदलाव लाए गए, उसे हम अमेंडमेंट करना बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सबसे पहली फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें प्रोटेक्शन दी गई थी लोअर वर्ग के लोगों को, वो इन्हीं के एफर्ट्स के सदका हुई थी। इनके चलते इन्होंने सत्याग्रह जो है, सच के रास्ते पे चलना, उस सत्याग्रह को स्टार्ट किया था, ये बोलते हुए कि भाई अनटचेबिलिटी, अछूत छात की जो बीमारी है, उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। और जब ये उस सत्याग्रह पे बैठे थे, उस टाइम पे इनको बहुत महान लोग जो हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया था कि हम तुम्हारे सोच से एक राय रखते हैं कि हाँ तुम बहुत सच बोल रहे हो, क्योंकि सत्य का मतलब तो यही होता है कि आप ट्रुथ को पकड़ के उसी रास्ते पे, सच्चाई के रास्ते पे चलो, एक अच्छे कॉज के लिए, एक अच्छे कारण के लिए। तो इनका साथ दिया था जब इन्होंने सत्याग्रह किया था स्टार्ट, महात्मा गांधी जी ने, श्री राम गोपालाचार्य जी ने, आचार्य विनोबा भावे ने, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से रामा जी, मैंने आपको बताया तमिलनाडु, इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से एटलीस्ट तमिलनाडु में जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके राइट्स प्रोटेक्ट किए गए थे। अब बात करते हैं बी आर अम्बेडकर जी की। शायद आपको इनका नाम पता होगा, इनका पूरा नाम है भीमराव अम्बेडकर जी। इनका जो जन्म हुआ था वो माहर फैमिली के अंदर हुआ था, और बचपन से इन्होंने देखा था कि किस तरीके से भेदभाव किया जाता है जाति के ऊपर। क्योंकि जब ये खुद स्कूल जाते थे तो इनको फर्श पे बैठना पड़ता था, वहां पे स्कूल में जो पानी है या ओवरऑल सोसाइटी में जो पानी का पंप है, वहां से पानी नहीं लेने दिया जाता था। जो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम था उसको वो बदलना चाहते थे। क्यों उन्होंने ये बदलाव क्यों लाए? क्योंकि वो खुद आगे पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गए थे। तो जब वो इंडिया में वापस आए 1919 एडी के अंदर, तो उन्होंने एक मोर्चा स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने ये बोला टेम्पल एंट्रेंस मूवमेंट, क्योंकि उस टाइम पे जो नीचे वर्ग के लोग थे उनको मंदिरों में जाना भी अलाउड नहीं था। तो वापस आते सार इन्होंने बोला कि टेम्पल के अंदर तो अलाउड हो जाना चाहिए। 1927 के अंदर इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की, जिसकी वजह से इनका साथ इनकी कम्युनिटी के और सारे लोगों ने भी दिया, यानी हम ये कह सकते हैं माहर कास्ट के जो लोग थे उन्होंने हिस्सेदारी ली इस मूवमेंट के अंदर। ये देख के कि माहर कास्ट के जो अनटचेबल लोग हैं वो मंदिरों में आ रहे हैं, वहां के जो ब्राह्मण पुजारी थे वहां पे आके पानी पी रहे हैं, उनको बहुत गुस्सा आया, बहुत ज्यादा वो मतलब क्रोधित हो गए। तो बी आर अम्बेडकर जी ने 3 मूवमेंट्स जो हैं कि टेम्पल में एंट्री होनी चाहिए,
वो की थी 1927 से लेके 1935 के दरमियान। 3 और ऐसे आंदोलन उन्होंने लॉन्च किए थे कि अछूत जो लोग तुम बोलते हो ना, नीवी जाति के जो लोगों को तुम बोलते हो, उनको टेम्पल में एंट्री लेने का पूरा पूरा हक है। बी आर अम्बेडकर जी ने ये भी बोला था कि जो लोअर वर्ग के लोग हैं उनको जस्टिस देना, उनको सोसाइटी में एक स्थान देना, सरकारी नौकरी में स्थान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बदले में जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो हमारे पेरियार रामास्वामी है उन्होंने सत्याग्रह किया था, इन्होंने भी सत्याग्रह स्टार्ट किया था कि भाई मेरे जो वर्ग के लोग हैं उनके सामाजिक कुछ अधिकार है वो उनको देने बहुत जरूरी है। इनफैक्ट 1918 के अंदर इन्होंने डिमांड की थी, एक कमेटी आई थी, इसका नाम है 1918 में जो आई थी साउथ बैरो रिफॉर्म्स कमेटी। तो ये साउथ बैरो रिफॉर्म्स कमेटी में इन्होंने बोला था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं, अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्या हैं, इंडिया जो है जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, वो स्टेट्स आज की जैसी तो थी नहीं। तो स्टेट्स के अंदर जब इलेक्शंस होते थे, जैसे आज की डेट में जब इलेक्शन होते हैं तो एमएलए नियुक्त किए जाते हैं और जहां पे वो बैठते हैं उसे हम उस स्टेट की असेंबली बोलते हैं। उस टाइम पे भी जो असेंबलीज होती थी उसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोलते थे, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर पूरे इंडिया में जैसे पार्लियामेंट है, पहले के टाइम पे पूरे इंडिया के लिए उस टाइम पे एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था पूरे इंडिया के अंदर। तो इन्होंने ये बोला कि भाई ये जो कमेटी है तुम हमारे लिए सीट्स रिजर्व करो, क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं कुछ अनटचेबल लोग हैं जो इलेक्ट होने ही होने चाहिए, इतने प्रतिशत होने चाहिए स्टेट लेवल पे भी और सेंटर पे भी। और जो कमेटी है उन्होंने जब इनकी बात सुनी कि यार ये तो पॉपुलेशन के बेसिस पे ये भी बोल रहा है कि यार ये वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से इलेक्शन करने के लिए सिर्फ एक अनटचेबल लोअर कास्ट का बंदा खड़ा हो सकता है, ये यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये अनटचेबल्स के इलेक्शन के लिए रिजर्व होना चाहिए, तो यहाँ पे मेंबर भी जाने चाहिए, रिजर्वेशन भी होनी चाहिए एरिया की जहां से वो बंदा खड़ा हो सके। तो वो कमेटी ने सीधा सीधा ना बोल दिया कि ये सब तो होने नहीं वाला। फिर 1931 के अंदर क्या हुआ, अंबेडकर जी जो है जब वो ये पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ रहे थे अपने वर्ग के लोगों के लिए, तो उस टाइम पे लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पे ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया था कि इंडियन लोगों को बुलाकर इंडिया के संविधान फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो कोई इंडियन वहां गया नहीं था। दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो लंदन में हुई थी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, वहां पर बी आर अम्बेडकर जी पहुंच गए थे। उन्होंने ये बोला था कि कम्युनल अवार्ड देने चाहिए। अवार्ड का मतलब वो नहीं जो आपको प्राइज मिलता है, कम्युनल अवार्ड कहने का मतलब ये है कि हमारी जाति के जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलनी बहुत जरूरी है। इन्होंने ये मुद्दा उठाया, उस टाइम पे वहां पे ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने मान लिया, ठीक है, उन्होंने बोला कि ठीक है देते हैं रिजर्वेशन। और ये बात हुई 16 अगस्त 1932 की। उसके बाद जो बी आर अम्बेडकर है उन्होंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस जो हैं उसमें हिस्सा लिया, जिसमें वो लोगों के, अपने वर्ग के लोगों के सामाजिक और पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात कर रहे थे। और भी अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस कभी नागपुर में हो रही थी, कभी खलापुर में हो रही थी। तो इन्होंने ये बोला कि यार ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं इनको ऊपर उठाने के लिए इन्होंने अलग अलग संघ बनाए, मतलब कमेटियां बनाई। जैसे उन्होंने बनाया बशीकृत कमेटी, हितकर्णी सभा, वैसे ही समाज समात संघा, मतलब ये अलग अलग कमेटीज वगैरह इन्होंने बनाई थी ताकि जो नीचे के वर्ग के लोग हैं उनको ऊपर उठाया जा सके, उनकी जिंदगी में बदलाव लाए जा सके। इनफैक्ट इन्होंने न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया जिसके नाम अलग अलग है, मूक नायक, विशिकृत भारत और जनता, ये न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किए थे। ठीक है, जितनी बार पढ़ोगे ना, एक स्लिप पे लिख लेना कमरे में और उसको चिपका लेना, तो आप जितनी बार देखोगे आपको याद हो जाएगा। एक न्यूज़पेपर भी याद कर लोगे मूक नायक तो आपका काम चल जाएगा। इन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया कि भाई जो लोअर कास्ट के लोग हैं, मैं ये सत्याग्रह पे इसलिए बैठ रहा हूँ, आंदोलन इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोअर वर्ग के जो लोग हैं उनको पब्लिक वेल्स जो हैं वहां से पानी लेने दिया जाए, उनको टेम्पल्स में एंट्री मिल जाए। मतलब ये लंबी लड़ाई थी। बाद में इन्होंने 1936 अक्टूबर के अंदर जब इंडिया में इलेक्शंस हुए थे, इन्होंने एक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी इंडिया की, जो जीत गई थी 1937 के इंडिया के जो इलेक्शंस हुए थे, ब्रिटिशर्स के अंडर ही करवाए गए थे, वो जीत गई थी जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है। इन्होंने बोला कि ठीक है अब मैं पार्टी में जीत गया हूँ, मेरी पार्टी जीत गई है, इसलिए मैं सीट्स रिजर्व कर रहा हूँ लोअर तर्क के लोगों के लिए
प्रेसिडेंसी लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के अंदर, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे जो स्टेट लेवल की असेंबली इलेक्शंस है वहां पर सीट रिजर्व कर रहा हूँ। और इन्हीं के एफर्ट्स के चलते आज के संविधान में, शायद आपको पता होगा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए कुछ रिजर्वेशंस की गई हैं कि नौकरियों में इतनी रिजर्वेशंस होंगी या 10-10 साल के लिए उसे एक्सटेंड किया जाता है। वो रिजर्वेशंस जो है वो B.R. अम्बेडकर के जो एफर्ट्स थे उसी का एक नतीजा है। इनके एफर्ट्स की वजह से ही आज जो अनटचेबिलिटी है, छूत छात की जो बीमारी है, वो खत्म हो चुकी है और उसके अगेंस्ट सरकार ठोस कदम लेती है अगर आप इसको प्रमोट करते हो, छूत छात की बीमारी को। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी की। देखो, महात्मा गांधी जी जो है वो अनटचेबिलिटी को, छूत छात को एक सिन, एक पाप मानते थे कि यार ये क्या कर रहे हो, सब लोग बराबर है, भगवान के लोग हैं। इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब लॉन्च की थी 1920 में, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब ये है कि हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, ना उनके स्कूल्स यूज करेंगे, ना उनके जुडिशियल सिस्टम यूज करेंगे, ना उनकी चीजें खरीदेंगे, मतलब उनकी कोई भी सर्विस के साथ हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, मतलब हम अपना स्थापित करेंगे, जो भी करेंगे उनका कोई सुविधा यूज नहीं करेंगे। वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब ना बोलती है। जैसे कोई आपके लिए खाना लेकर आए तो आप बोलो ना, मतलब हमें नहीं चाहिए। तो महात्मा गांधी जी ने, जब महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च की 1920 के अंदर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो उसका एक मेन मुद्दा ये था कि जो अनटचेबिलिटी है, छूत छात की बीमारी है, समाज से इसे उखाड़ के बाहर फेंकना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट 1920 AD में नागपुर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीटिंग हुई थी, बहुत जरूरी है ये समझना। वो लोअर कास्ट के लिए ही हुई थी, जहां पर महात्मा गांधी जी ने ये बोला था कि ये छूत छात की जो बीमारी है इसे खत्म करो, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस टाइम पे महात्मा गांधी जी के साथ जब कांग्रेस के लोग बैठे तो महात्मा गांधी जी को ये एहसास हुआ कि कांग्रेस ने, जो पार्टी है, उसने इतने स्टेप्स, इतने कदम नहीं उठाए कि अनटचेबिलिटी, छूत छात की जो बीमारी है उसे खत्म किया जाए सोसाइटी से। मतलब उतना पार्टिसिपेशन नहीं लिया कांग्रेस ने कि हम लोगों के, इन लोगों के हक में बात करें, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस जो थी वो ये देख रही थी कि यार अगर मैं अनटचेबल्स के लिए बोल देंगे हम लोग तो जो वर्ग के लोग हमारे साथ हैं वो नाराज हो जाएंगे, तो इनका मुद्दा ना ही उठाया जाए। तो गांधी जी के अनुसार ये था कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, उसका मेन रीजन ये था कि जब मीटिंग हुई तब तो तुमने लोअर कास्ट के लोगों के बारे में बोला कि हाँ हम लड़ेंगे हकों के लिए, जी जान की बाजी दे देंगे, लेकिन तुमने कुछ किया ही नहीं। इसीलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अगर आपसे पूछा जाए किस वर्ग के लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, वो लोअर कास्ट के लोग थे, क्योंकि उनको झूठे प्रोमिसेस करके उसको पूरा नहीं किया गया। तो अंग्रेज लोगों का जब शासन चल रहा था उसे हम ब्रिटिश रूल बोलते हैं। तो महात्मा गांधी को लगा कि यार जो ब्रिटिश रूल है वो तो बेहतर है हिंदू स्वराज से, क्योंकि यहाँ तो अपने ही लोग अपनों से दूर हो रहे हैं, अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हैं, छूत छात की बात कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जब धक्का पहुंचा और उसको पोस्टपोन करना पड़ा, तब महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को ऑर्डर दिया। कांग्रेस बन गई थी 1885 के अंदर। तो इस पार्टी को ऑर्डर दिया गया कि भाई तुम लोगों के, जो नीवी जात के लोग हैं, नीची जात के लोग हैं, उनके भलाई के लिए काम करो, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने की बात करो, लोगों को जागरूक करो, सोसाइटी में मेंटली मॉरल कंडीशंस उन लोगों की इम्प्रूव करो, उनको वो सारी फैसिलिटीज, हक, अधिकार दिए जाए जो आम इंसान जो है वो लेता है, क्योंकि वो नागरिक है इस देश का। फाइनली 1921 से लेके 23 के अंदर जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जिसके अंदर 49.5 लाख रुपए जो हैं उन्होंने बोला कि ठीक है हम इनके कामों में लगाएंगे, बट सिर्फ 43,381, मतलब आप ये कह सकते हो 40,000 के आसपास, मतलब इतने लाख से सिर्फ 40,000 जो पैसे हैं वो खर्च किए गए लोअर वर्ग या नीची जाति के लोगों को ऊपर उठाने के लिए। हालांकि इनका पार्टिसिपेशन नहीं था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर लोअर वर्ग के लोगों का, लेकिन फिर भी गांधी जी ने इनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए काम करते गए। महात्मा जी अनटचेबल्स के लिए जो वर्ड यूज करते थे ना, वो हरिजन वर्ड यूज करते थे। ये पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा। हरिजन का मतलब होता है सब लोग, हर एक इंसान भगवान का बच्चा है। और जो वर्ड्स यूज होते थे उस टाइम पे अनटचेबल्स के लिए वो थे अछूत या पंजामा या परिहा, ये वर्ड्स यूज होते थे। वो कहते नहीं सब हरिजन है, सब भगवान के बच्चे हैं। फाइनली 11 फरवरी 1933 को गांधी जी ने एक न्यूज़पेपर जो आए हफ्ते आता है वो स्टार्ट किया, उसको पब्लिश करना स्टार्ट किया। वो इसलिए किया कि लोगों को जागरूक किया जाए और जो नीची जाति के लोग हैं उनकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे। और 7 नवंबर
1933 एडी में इन्होंने एक मार्च, मतलब एक जैसे पैदल सैर करते हैं, वो स्टार्ट की थी वर्धा से। वो किस लिए स्टार्ट की थी? जो लोअर तर्क के जो लोग हैं उनके हकों के लिए वो बेसिकली लड़ रहे थे कि नहीं, हमें ये जो काम है ये करना ही पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने वर्धा एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां से इन्होंने एक महाराष्ट्र वहां से इन्होंने एक मार्च स्टार्ट किया था। और जब वो पैदल यात्रा कर रहे थे, जितने लोगों के वो संपर्क में आ रहे थे उनको सबको यही बोल रहे थे कि स्कूल्स खोलो, सड़कें बनवाओ, पब्लिक के लिए काम करो, पब्लिक वेल्स जो है वो बनवाए जाएं फॉर अनटचेबल्स। मतलब जो आप बोल रहे हो ना, छूत छात की बीमारियों से खत्म करो, उनके लिए काम करो, उनको भी इंसानों की तरह बराबर का हक दिया जाए। तो इनकी ये बातें सुन के जो ऊपर के वर्ग के लोग थे वो गांधी जी की स्पीचेस सुन के उनके अगेंस्ट हो गए कि ये क्या खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो उच्च जाति के लोग हैं, ये है वो है, जिसके चलते इनके ऊपर बॉम्ब गिराने की भी साजिश हुई थी पूना के अंदर। लेकिन फाइनली ये बच गए थे। जब ये टूर कर रहे थे तो इन्होंने हरिजन्स के लिए, जब वर्धा से टूर शुरू किया था, मार्च शुरू किया था, हरिजन्स अनटचेबल्स के लिए इन्होंने फंड्स भी, पैसे भी इकट्ठे किए थे कि उनका रिफॉर्म किया जा सके। अब फाइनली हमने इतना पढ़ लिया कि इतने सोशल रिफॉर्म्स करने में इतना ज्यादा जोर लगाया गया, तो फाइनली इसका इफेक्ट क्या हुआ? देखो, जो इंडियन रिफॉर्मर्स हैं उन्होंने कोशिश की कि सामाजिक और धार्मिक जितने भी अंधविश्वास हैं, जो बुराइयां, उन्हें दूर करने की उन्होंने पूरा यत्न किया, जिसके चलते तीन इंपॉर्टेंट चीजें हुई। पहली ये कि 19 से लेके 20th सेंचुरी, जब मैं 19 सेंचुरी की बात करती हूँ मतलब 1800 से लेके आप ये कह सकते हैं 20th सेंचुरी मतलब 1999 तक, जितने भी बुराइयां थी सोसाइटी के अंदर, सती हो गया, फीमेल इन्फेंटिसाइड, गर्भ हत्या कर देना लड़की की, कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा, डाउरी सिस्टम, जब आप दहेज देते हो, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, इन सब के ऊपर रोक लगाया गया। बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, नामधारी मूवमेंट, सिंह सभा, रामाकृष्ण मिशन, अलीगढ़ मूवमेंट, इन्होंने एक इम्पोर्टेंट हिस्सेदारी ली थी ये सब काम रुकवाने के अंदर। दूसरी चीज, इन रिफॉर्मर्स के चलते 1829 एडी में, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, तभी मैंने आपको बोला चैप्टर 13, 14, 15 इंटरकनेक्टेड है। 1829 एडी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के चलते उन्होंने सती सिस्टम को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। इसी टाइम पे बहुत सारे कानून पास किए गए जिसमें ये बोला गया कि गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या जो है उसको रोक दिया जाए, इंसानों का जो सेक्रीफाइस हो रहा है, सती वगैरह जो हो रही है, उसे रोक दिया जाए। विडो रीमैरिज को एक कानून के द्वारा पास किया गया कि लड़कियों को अधिकार है दोबारा शादी करने का 1856 के अंदर। इसके साथ कौन इंसान जुड़ा हुआ था विडो रीमैरिज में, मुझे नाम कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है पिछले चैप्टर की। वैसे इंटरकास्ट की जो शादियां हैं वो अलाउ की गई 1872 एडी में। बच्चे की एक शादी कर देना इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया 1891 एडी के अंदर एक कानून पास करके, क्योंकि अगर आप कानून को तोड़ते हो तो फिर तो आपको सजा होगी। और ये सब के चलते, क्योंकि लोग एकजुट हो गए थे लड़ाई करने के लिए, एक नेशनल कॉन्शियसनेस आ गई थी, एक नया इंडिया जो है वो होंद में आ रहा था, क्योंकि लोग इकट्ठे हो रहे थे, एक दूसरे के हकों के लिए लड़ रहे थे, आवाज उठा रहे थे। तो ये लोगों को इकट्ठा भी करने में एक इम्पोर्टेंट काम किया इस सब मूवमेंट्स ने। तो ये थी आज की क्लास में। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपने क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं इंपॉर्टेंट तो वो भी मैंने अपलोड किए हुए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।